हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का लेसन 3। जो 2 लिखा हुआ है ये गलत है। इस लेसन का जो नंबर है वो 3 है और इस लेसन का नाम है हिमालय की बेटियां, जो कि नागा अर्जुन जी द्वारा लिखा गया है, जो कि एक हिंदी साहित्य में महान कवि हुए हैं। लेसन का नाम है हिमालय की बेटियां। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो हिमालय है वो तो एक पर्वत का नाम है, लेकिन बेटियां किसको कहा गया है? हिमालय की बेटियां किसको कहा गया है? जो हिमालय है उस पर नदियां होती हैं, तो नदियों को ही हिमालय की बेटियां कहा गया है। लेखक ने इस लेसन में नदियों को कई रूपों में दिखाया है, प्रदर्शित किया है। नदियों के कई रूप दिखाए हैं। इसके अलावा जो लेखक हैं उन्होंने नदियों की अटखेलियाँ, वो किस तरीके से जो हिमालय है वहाँ से निकलती हैं और उनका रूप वहाँ पर कैसा होता है, फिर वो समतल मैदान में पहुँच जाती हैं, वहाँ पर उनका रूप कैसा होता है, इन सभी के बारे में लेखक ने इस लेसन में दिखाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धाराओं में मैं डुबकी लगाया करता। अभी मतलब जो लेखक हैं उन्होंने अभी जो नदियां हैं उनको दूर से ही देखा था। वो दूर से देखने में बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी और एक सभ्य महिला की तरह वो प्रतीत होती थी। जो लेखक हैं नदियों के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव और प्रेम आदर रखते हैं। जिस तरीके से वो अपनी दादी, माँ और मौसी, मामी की गोद में खेला करते थे, उसी तरीके से वह नदियों की धारा में भी डुबकी लगाया करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधों पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में जाकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब जो लेखक हैं वो पहले कभी पर्वत पर गए नहीं थे, हिमालय पर गए नहीं थे, तो उन्होंने वो रूप नदियों का पहले नहीं देखा था जो वो अब देख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो पतली पतली सी नदियां हैं वो खुले मैदानों में जाकर, समतल मैदानों में जाकर किस तरीके से शांत हो जाती हैं, क्योंकि जब नदियां वहां से निकलती हैं पर्वत से तो वहां पर वो अटखेलियां करती हैं। उनका जो जल है वो बहुत ही सुंदर लगता है। जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि मैं किसी लड़की को देखकर या फिर किसी कली पर अगर मेरा ध्यान रुक जाता है, मैं किसी कली को देखता हूँ, तब भी मेरे मन में इतनी जिज्ञासा नहीं होती है या इतना विस्मय नहीं होता है, इतना आश्चर्यचकित में नहीं होता हूँ जितना कि मैं इन नदियों की बाल लीलाओं को देखकर अब हुआ हूँ। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा क्या है। जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जो नदियां हैं वो कहाँ भागी जा रही हैं और इनका जो लक्ष्य है वो
कौन है जिसने इनको इतना बेचैन कर रखा है कि अपने महान पिता को छोड़ करके, अपने महान पिता का प्रेम पा करके भी अतृप्त है, इनका हृदय जो है वो अतृप्त है। और वह कौन है जो इनकी प्यास को शांत करेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, मतलब बर्फहीन पहाड़ और छोटी छोटी हरी भरी जो घाटियाँ हैं, बंधुर अधिपिकाएँ होती हैं। बंधुर अधिपिकाएँ मतलब गहरी घाटियाँ और इसके अलावा सरसब्ज हरी भरी लहलाती हुई घाटियाँ। निकेतन का जो स्थान है, बाल लीला स्थान है जहाँ पर ये अटखेलियाँ करती हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो जब ये दूर निकल जाती हैं, खेलते खेलते मतलब बहते बहते जब ये दूर निकल जाती हैं, तो रास्ते में बहुत सारे पेड़ जंगल पड़ते हैं, जैसे देवदार के, चीड़, सरो, चिनार, ये सब जंगल पड़ते हैं। शायद वहाँ पर जाकर के इन्हें पुरानी बातों को याद करने का मौका मिलता होगा। अब हिमालय के बारे में बताते हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा मतलब वह उनके लिए कितना पछताता होगा कि वो उनको छोड़कर चली गई। बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर देखिए, हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर देखिए, वहां पर मौन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र सिवाय कुछ नहीं है, स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला। अब ये यहाँ पर सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में बताते हैं कि इनको याद करते ही और जो बहुत सारी नदियाँ हैं, छोटी बड़ी नदियाँ हैं, उन सारी नदियों के ही नाम याद आ जाते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु है वो कुछ भी नहीं है, जो हिमालय है उनके पिघले हुए दिल की कुछ बूंदों को ही उन्होंने बताया कि इकट्ठी होकर के वो बड़े बड़ी नदियां बन गई हैं, जो कि समुद्र की ओर प्रभावित मतलब बह रही हैं। और वह समुद्र कितना भाग्यशाली है जो कि इन नदियों को संभालता है, या फिर ये जो है उसमें जाकर के मिल जाती हैं। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अब ये वहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें चाहे इन नदियों की जो अटखेलियाँ हैं वो भले ही आम लगे, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ही आकर्षक है, लुभावनी है। जो लेखक हैं उन्होंने हिमालय की तुलना ससुर से और समुद्र की तुलना उनके दामाद से कर दी। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी महानदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यहाँ पर जो लेखक कालिदास हैं उन्होंने भी अपने मेघदूत में नदियों का वर्णन किया है। इसने जो लेखक हैं उन्होंने उनके बारे में बताया है कि कोई भी अगर इन नदियों को देखेगा तो वो अगर इनके बारे में इस तरीके से ना लिखेगा तो वह फिर बेकार है, मतलब कोई भी देख करके वह नदियों के बारे में लिखेगा ही और ये सब बातें करेगा ही। काका कलेल करने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए,
इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हमें इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी जो लिड मतलब तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। अब जो काका कालेलकर हैं उन्होंने नदियों को लोकमाता कहा, लेकिन जो लेखक हैं वो बताते हैं कि अगर इनको बेटियां कहा जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जो नदियां हैं उनको बेटियों भी कहा जा सकता है। वो प्रेयसी की भावना भी हो सकती है, उनमें ममता का धागा भी है, माता भी है वो हमारी, और इसके साथ साथ हम उनमें एक अपनी भावना, अपनी बहन को भी देख सकते हैं। बहुत सारे कवियों ने नदियों को अपनी बहन के रूप में दिखाया है। ऐसे ही लेखक एक दिन परेशान होकर के जब वो तिब्बत में थे तो सतलुज के किनारे जाकर बैठ गए, तो उन्होंने अपने पैर पानी में लटका दिए जहाँ पर उनको बहुत शांति मिली, और तभी वो सतलुज पर एक गाना गुनगुनाने लगे, एक कविता गुनगुनाने लगे, और वहीं पर बैठकर उन्होंने अपनी बहन सतलुज पर एक कविता लिख डाली। क्या लिखी? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। ये जो कविता है वहीं पर बैठे हुए लेखक ने ये लिख डाली। ये आज हमने पढ़ा क्लास 7th का हिंदी का लेसन 3rd, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।